Namaskar, I am Dr. Surendra Pandey, PhD Pharmacology. I have completed my LLB from Mumbai University. दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं मेडिको लीगल रिलेटेड वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है मेडिकल से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड, उसको अपडेट मैं कर सकूं। तो आज का जो टॉपिक था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैं कुछ टॉपिक है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनसे रिलेटेड बनाऊं, जो प्रैक्टिस करते हैं। लाइक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जिस एक मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छा आप लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं और मेरी कुछ वीडियो है जो एक वीक में 35,000 से ज़्यादा लोग देख लिए हैं। ये आप सभी लोगों का, जितने भी व्यूअर हैं उनको मैं बधाई देता हूं और आप लोगों से मैं जो आशीर्वाद है वो बनाए रखिए। आपको इसी प्रकार वीडियो रहेगा वो मैं बनाते रहूँगा ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़ता रहे। तो चलिए आप टॉपिक की तरफ हम लोग जाते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट। अब आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट कौन बना सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट एंड फिटनेस सर्टिफिकेट में की डिफरेंट क्या है, मतलब क्या क्या डिफरेंट क्या हो सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट किसको रिक्वायरमेंट होता है और मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। और इसमें हम लोग, अब मैं लॉ स्टूडेंट था, अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लॉ जो है वो क्या बोलता है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल। और हम लोग न्यूपैथी जो है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं, उनको वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसमें हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोविज़न, जो उसमें मतलब दिया हुआ है कि कौन इशू कर सकता है। तो चलिए हम लोग आप टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है दिस इज काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसको जो अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे, दिस इज द काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इशू बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप आरएमपी बोलते हैं, वो इसको इशू करते हैं। क्यों इशू किया जाता है? टू नो द मेडिकल स्टेटस, किसी भी पेशेंट का मेडिकल स्टेटस, किसी भी इंडिविजुअल का मेडिकल स्टेटस, उसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या दिया हुआ है, फिटनेस है, वो फिट है या नहीं है, पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के लिए, वो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए वो फिट है या नहीं है, ये इंडिकेट करता है मेडिकल सर्टिफिकेट में। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ पैरामीटर हैं जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अगर इलनेस और इंजरी है वो हम लोगों को मालूम हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या रिसीव कर रहे हैं, करंट मेडिकल कंडीशन क्या है, करंट ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, और पर कोई वर्क है वो कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और कहीं पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारे उनका प्रोसीजर रहता है कि पर्टिकुलर डिजीज उनको फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ इंडेक्स का, आपको उसका लिंक भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप सब उसको देख सकते हैं। तो अब देखिए टाइप ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट जो हमारा दूसरा है वो उसके तरफ जाते हैं कि टाइप ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट कौन कौन से टाइप की हो सकती है। तो उसमें आप सबसे पहले जो आता है वो सिकनेस सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं सिक लीव सर्टिफिकेट। सिक लीव सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, मेडिकल लीव सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है। दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। ये पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप एक पेशेंट हैं, या आप नॉर्मल इंडिविजुअल जो भी पब्लिक है जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो आज की वीडियो देखने के बाद वो समझ जाएंगे कि उनको मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से पर्टिकुलरली बनाना चाहिए और कहाँ वो वैलिड होता है या नहीं है, उसका क्या होता है प्रोसीजर। तो चलिए आप बात करते हैं हम लोग, जो अब मैंने बता चुका हूँ कि टाइप ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट क्या क्या होता है। तो उसमें मैं बताया सिक लीव सर्टिफिकेट, उसमें अगर सपोज आप जॉब पर हैं और या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप 2 दिन से ज़्यादा अब्सेंट हो जाते हो। हर कंपनी का क्राइटेरिया होता है, गवर्नमेंट
जॉब में हैं तो वहाँ पे भी क्राइटेरिया होता है। अगर आप सिक हैं 2 दिन से ज़्यादा होते हैं या आपका जो प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा दिन अगर आप लीव ले रहे हैं और आप जाके सडनली आपके जो मैनेजर हैं या आप जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर आप बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो उनको आपको एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस कौन देगा? वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको एविडेंस देगा, जो डॉक्टर आपके जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो डॉक्टर आपको देंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट भी आ गया है, मेडिकल लीव सर्टिफिकेट आ गया है, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें जो बात करते हैं हम लोग, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है, फिटनेस सर्टिफिकेट जो होती है ये मोस्टली हम लोगों को आप मेंटली फिजिकली फिट हैं क्या किसी एक्टिविटी करने के लिए, उस चीज़ को प्रेजेंट करती है। तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसको कौन इशू कर सकता है? इसको इशू कर सकते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं स्पेसिफाई, जिनको जो रजिस्टर्ड फिटनेस ट्रेनर रहते हैं वो कर सकते हैं। और सर्टेन कुछ जगह पे एक्सेप्शन होता है, वहाँ पे कुछ और भी जो न्यूपैथी के डॉक्टर हैं लाइक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, वो भी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। वो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब फिटनेस सर्टिफिकेट में देखिए आप स्पोर्ट गेम में जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे रिलेटेड वर्क है, या आप एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। आपको थोड़े दिन पहले ही हमारा पेंडेमिक जब चल रहा था तो देखो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जा रहे थे तब भी मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट था। तो ये और बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी, काफ़ी कॉस्ट हो गया था उसका, बहुत सारा चार्जेस डॉक्टर कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इनका रिक्वायरमेंट है हमेशा। ये बहुत वैल्यूएबल असिस्टेंस रहता है समझने के लिए गवर्नमेंट को, या पर्टिकुलर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, अगर आप जॉब में कहीं पे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप फिजिकली मेंटली फिट हो, आप हेल्दी हो, आप वो जॉब कर सकते हो। आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस आजकल अगर ड्राइविंग के लिए भी जा रहे हो तो कमर्शियल व्हीकल है उसमें भी आपको देना पड़ेगा। तो जो ड्राइविंग से रिलेटेड लोग हैं वो भी ध्यान से सुनिए। एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, अगर आप आजकल तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह पे आप जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको फिजिकली मेंटली फिट, आपको फिजिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अब इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट जो मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको फिटनेस और मेडिकल सर्टिफिकेट में देखी जाती हैं। तो देखो वाइटल साइन रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं टीपीआर बीपी चार्ट। नॉर्मली अगर आपको नॉर्मल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए तो टीपीआर बीपी चार्ट जो रहते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका, ये सारी चीज़ें जो वाइटल सिम्टम्स हैं, वेट है, ये सारी चीज़ें आपको आपको आपका आई साइट है, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट रहता है। वहाँ पे एक प्रोफार्मा रहता है, उसमें हम लोग देते हैं। दूसरे जो फिजिकल फिटनेस असेसमेंट हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई एचआर है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई डॉक्टर है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, अगर आपका जो एम्प्लॉई है वो उसका कार्डियक एक्टिविटी ठीक है। मस्कुलोस्केलेटन, मतलब वो उसका जो स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, जो फिजिकल एक्टिविटी क्या वो कर सकता है, क्या वो रेस्पिरेटरी, उसका रेस्पिरेशन जो है वो फिट है। न्यूरोलॉजिकल, वो मेंटली फिट है क्या, ओवरऑल फिजिकल फिटनेस उसका कैसा है, ताकि आपके वर्क को वो प्रॉपर कर सके। इसलिए ये कुछ टूल होते हैं जहाँ पे डॉक्टर को मोस्टली देखना चाहिए और उससे रिलेटेड डायग्नोसिस लिखना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग अब जाते हैं कि डिफरेंट क्या हो सकता है जो मेडिकल सर्टिफिकेट होती है। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट, नेम इटसेल्फ, अगर आपने नाम देखा तो फिटनेस मतलब वो जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो बताती है कि पर्सन whom doctor, a physical trainer, assessing, he is a physically fit, वो फिजिकली फिट है, वो किसी काम को परफॉर्म कर सकता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट इंडिकेट करती है इलनेस के बारे में, बीमारी के बारे में, कि ये जो कैंडिडेट है या जो इंडिविजुअल हैं ये बीमारियों से रहित हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। ये बातों को प्रदर्शित करती है, ये बातों को प्रेजेंट करती है। अब देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकता है ये डिस्कस करते हैं।
तो देखिए, अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं तो आपको आजकल स्कूल कॉलेजेस जो हैं उनको चाहिए, लीव एप्लीकेशन के बारे में चाहिए, ट्रैवल अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हैं या डोमेस्टिक जा रहे हैं तो आपको चाहिए, आप किसी इंश्योरेंस में अगर कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। आप हेल्थ इंश्योरेंस आपको मालूम नहीं रहेगा, अगर आपका एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट भराते हैं आपके तरफ से कि आप एक्नॉलेज करो कि आप इस डेट पे जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो उस समय आप फिजिकली मेंटली हेल्दी हो, आप लिख के देते हो, तब आपको इंश्योरेंस में आप इनरोल करते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई डिजीज हो गई और उनको मालूम पड़ा कि वो क्रोनिक डिजीज था, बहुत पहले से आप उस कैरी कर रहे थे वो डिजीज को, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो क्लेम में इशू हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने ऑलरेडी बताया। वीजा एप्लीकेशन बहुत सारी, मोस्टली सारी कंट्री में अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप उस कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्री स्पेशली तो आपका, या ये गल्फ कंट्री में आप जा रहे हैं, जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको फिजिकली मेंटली फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों आपका ओके चाहिए। और उसमें जो लैब रहती है वो भी NABL, मतलब उनका कुछ पैरामीटर लैब का रहता है। आप किसी भी लैब में करके नहीं जा सकते हो, वो स्पेसिफाइड लैब बताते हैं, स्पेसिफिक डॉक्टर बताते हैं, उन डॉक्टर और उन लैब में ही आप टेस्ट कर सकते हैं। और अगर उन्होंने बोला कि ये मेंटली फिजिकली, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट दोनों आपका ओके है तो तभी आप उस कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं या तभी उस कंट्री में आपको वीज़ा मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि हु कैन इशू, ठीक है, हु कैन इशू मेडिकल सर्टिफिकेट। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है, फिटनेस सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट मोस्टली गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं, तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए मोस्टली उनका जो रहता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, who's registered under the Indian Medical Council Act 1956, ठीक है। वहाँ पे अगर आप जो न्यू हैं, जिनको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो जो कंपनी है, अगर कोई आपके पास कोई कैंडिडेट या कोई इंडिविजुअल आ रहा है और बोल रहा है कि आप मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए, और आप हैं BAMS डॉक्टर हैं, BUMS डॉक्टर हैं, BHMS डॉक्टर हैं, या आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन उनकी जो कंपनी के क्राइटेरिया है उनको इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड डॉक्टर चाहिए, जिसमें सेक्शन 2E और सेक्शन 12 है। इसमें जो सेक्शन 2E है वो स्पेसिफाई करता है कि वो डॉक्टर MBBS होना चाहिए। अगर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 स्पेसिफाई कर रहा है पर्टिकुलर कंपनी, या वो जहाँ पे भी जॉब के लिए जा रहे हैं, या पर्टिकुलर कोई स्कूल कॉलेजेस, या आप ट्रेवल पे जा रहे हैं, या आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं, अगर उनको ये चाहिए तो आप उनका प्रोफार्मा पूरा पढ़ लीजिए, फिर आप मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं अगर आप MBBS डॉक्टर हैं तो। अगर उनको क्या चाहिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 चाहिए तो। अब एक और है सेक्शन 12 है, वो है क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट है 2010 में, उसमें है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर उनकी कंपनी बोल रही है कि कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चलेगा, तो जो भी आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जो भी लोग रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कभी रिजेक्ट नहीं होएगा। कभी कभी लोगों को बुरा भी लगता है, या पेशेंट भी पूछते हैं कि आप MBBS हैं क्या, तो आप पहले तो कंपनी का प्रोफार्मा देख लीजिए कि उनको कौन सा डॉक्टर चाहिए। अकॉर्डिंगली अगर आप वो उसको क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, अगर उनको खाली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए तो आप कर सकते हैं। उनको अगर MBBS जो 1956 में रजिस्टर्ड हैं उनको चाहिए तो फिर MBBS की रिक्वायरमेंट होती है। अब फिटनेस सर्टिफिकेट भी यही रहता है, सेम क्राइटेरिया है। कहीं कहीं पे जो स्पेसिफाई हुआ है वो फिटनेस जो ट्रेनर रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी कभी कभी रिक्वायरमेंट रहता है कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट को भी उनका कंसीडर कर लेते हैं, या कोई भी डॉक्टर रहता है चल जाता है। तो उनको चाहिए कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको नॉलेज है, जिसको पेशेंट का नॉलेज है, डायग्नोसिस का नॉलेज है, वो देगा, उसको वो कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं उनको स्पेशली उनका जो एक्ट है, कुछ एक्ट है उसमें स्पेसिफाई किया गया है
उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, और कहीं कहीं पे है कि उनको जो 1956 में मतलब एमबीबीएस डॉक्टर ही चाहिए। तो वहाँ पे ये बातें मेंशन हुई है। अब देखिए इसमें एक जो है जो सेक्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, उसमें है सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 और है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। तो और कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ उनका लोकल लॉ रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से आप मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 का, तो उसमें जो बात किया हुआ है उसमें है, उस रूल में हम लोगों को है रूल 30 में मेडिकल सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है और सबमिट कब कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। रूल 31 में 31A में और 31(1) में दिया हुआ है कि मेडिकल सर्टिफिकेट शैल बी इशू बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि उसमें क्या क्या डालना है, आपको नेचुरल इलनेस डालना है, पीरियड ऑफ द ट्रीटमेंट डालना है, फिटनेस डालना है, अनफिट फॉर द ड्यूटी या फिट फॉर ड्यूटी, ये चीज़ें डालना है। ये किस में है? रूल 31 में है। हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज। जब आप कभी भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हो तो उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। अब उसमें आगे बढ़ते हैं रूल 32। तो रूल 32 बात करता है कि कब गवर्नमेंट कब आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है कब एक्सेप्ट कर लेगी, आप कभी वो लीव लिया है तो उसको कब एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसमें है, पहली बात तो आरएमपी होना चाहिए, दूसरी बात है कि डिटेल्स इसमें रिक्वायर होना चाहिए। अब रूल 33 की बात करते हैं, वो स्पेशली बात करती है कि जो लॉन्ग लीव लोग लेते हैं, अगर 30 दिन से ज़्यादा लीव लेते हैं तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात करती है, उसका बात करता है रूल नंबर 33। अब उसमें भी बात है कि 30 डेज से ज़्यादा है, तो इसमें जो गवर्नमेंट है उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कौन सा डॉक्टर करेगा और उसकी गवर्नमेंट आईडी। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, देखिए आप उनके बोर्ड पर लिखा हुआ है LIC पैनल डॉक्टर, ठीक है, एयर इंडिया पैनल डॉक्टर, या जो कामगार हॉस्पिटल के रहते हैं बहुत सारे, मतलब वो डॉक्टर के आपको बोर्ड पर मिल जाएगा या कभी कभी विजिटिंग कार्ड पर भी आपको मिलता है। तो उनको उसी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए अगर 30 दिनों से ज़्यादा उन्होंने लीव लिया है तो। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 34। तो जो आप लॉन्ग लीव लेते हो 34 में ये बात किया गया है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है उसमें बोर्ड बनाया, मेडिकल बोर्ड रहता है। तो अब सपोज उसमें आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट ला दिए, अब इसमें देखिए एक और भी प्रोविजन है गवर्नमेंट के लिए कि जो डॉक्टर है वो आपका क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग रोज अगर किसी का भाई है, किसी के पापा है, फादर हैं, ठीक है, किसी की माँ बहन, कोई भी अगर घर में डॉक्टर हैं तो रोज एक सिक लीव लगा देंगे और रोज कोई ना कोई लीव लगा देंगे। इसलिए एक और उसमें प्रोविजन दिया है कि वो आपका क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए जो डॉक्टर है। अदरवाइज क्या होता है, एक रूल 35 है उसमें, 34 जो रूल है वो मेडिकल रिव्यू बोर्ड बना हुआ है, वो आपके लीव को रिव्यू करता है कि ये कहीं अपने क्लोज रिलेटिव से तो नहीं बना गया, इसका पैटर्न क्या है लीव लेने का। अब जो रूल 35 है वो बात करता है कि फेक मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हो तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। अब इसलिए आप जब भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे तो बहुत ध्यान से बनाइए। अगर आपका कोई रिलेटिव है आपका तो उनसे और ज़्यादा कॉग्निजेंट हो जाओ और ज़्यादा ध्यान से बनाइए उनका। अब बात करते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। इसमें रूल 17 है, मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह से होना चाहिए, उसमें क्या क्या डिटेल है। सो उसमें पेशेंट का एज, नेम, सेक्स, ओके, पीरियड ऑफ द ट्रीटमेंट, फिटनेस है, अनफिट है, सिग्नेचर, सारी डिटेल जो है वो मेंशन होना चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट में वो एक्सेप्ट होएगी। उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, अगर पेशेंट ज्वाइन कर रहा है तो उसको कितने दिन और रेस्ट करना है, ये सारी बातों की जानकारी देना चाहिए। ये हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अब आगे चलते हैं, जो हम लोग डेली हमारा इनकाउंटर होता है मेडिकल प्रैक्टिस में, कि हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं कि 1-2 दिन बीमार हो गया था, बच्चा स्कूल नहीं गया था, या उसका जो लीव परसेंटेज है, मतलब अटेंडेंस परसेंटेज है, वो बिलो है, उसके लिए कॉलेज वाले एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे हैं, स्कूल वाले एग्ज़ाम में नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो बीमार थे। अब इसमें हम लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना रहता है। अगर वो
आपके अंडर में ट्रीटमेंट लिया हुआ है तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे। अब ये जो रूल है उसका रूल क्या है, जो स्टूडेंट को और स्कूल जो फॉलो करते हैं उस रूल का नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसमें सेक्शन 30 है जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर लीव की बात किया जाता है कि किस कंडीशन में स्कूल कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी है वो कब कब कौन से टाइप की लीव एक्सेप्ट करेगी। उसमें है रूल 11, जो मेडिकल सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पर अगर आपका बच्चा एडमिशन ले रहा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट वो मांगते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो एकदम फिट है, क्यों मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक रूल है इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, जिसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं। रूल 11 में अगर आपका बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उस समय वो मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए, वो उनके प्रोविजन में है, तो आप दीजिए, आप चेक कराइए और दीजिए। रूल 12 जो होता है वो बात करता है कि अगर आपका बच्चा एडमिशन ले चुका है या आप स्टूडेंट आपने एडमिशन लिया है, आप 1 महीने नहीं गए हो तो आप लीव पे गए हो, आपका एग्जाम आ गया है, अटेंडेंस कम है, आपको कॉलेज स्कूल बैठने नहीं दे रहा है, तो रूल 12 के हिसाब से आप आपके इम्यूनिटी को यूज करके आप जहाँ पर भी ट्रीटमेंट लिए हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। बात करने के बाद आपको एक प्रोफार्मा में प्रॉपर आप मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उनको, और आपको एग्जाम में बैठने देंगे। आपका भी राइट है, आपका राइट बोलता है रूल 12 बोलता है, उनका राइट है रूल 11 बोलता है। अब बात करते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो रहती है वो, मुझे जो क्वेश्चन आया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमारे जो न्यूपैथी के प्रैक्टिशनर हैं जो अभी भी जिनका कंसिडरेशन में चल रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सो ये जो प्रैक्टिशनर हैं ये सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं या नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें देखिए बहुत सारे प्रोविजन है, मैंने आपको रूल रेगुलेशन सारा बता दिया कि कौन कर सकता है, लेकिन देखो एक लिमिटेशन भी दिया रहता है। सपोज अब कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, आप भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, वहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि उनको आरएमपी चाहिए, नॉन आरएमपी चाहिए, उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, और उनका कुछ लिमिटेशन नहीं है, आप वहाँ पे आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उनको आर्गूमेंट नहीं कर सकते हो अगर उनके रूल में नहीं है, क्योंकि रूल 11 अगर लगा देंगे तो वो तब आपको मुश्किल होएगा देने में। आपका जो ट्रीटिंग पेशेंट है, अगर आपका ट्रीटिंग पेशेंट है कहीं ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अब क्रोनिक डिजीज है, क्योंकि आपके पास पूरी इम्यूनिटी है, आपके पास सारे ऑर्डर हैं कि आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो, तो आप उनको प्रॉपर आपका जो लेटर हेड है उसमें लिख के कि आप उसको डायग्नोसिस उसका क्या है, उसको ट्रीटमेंट कौन सा दिए हो, उसका ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन से चल रहा है, वो सारा उसका पेशेंट का पूरा डिटेल और ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आप लिख कर उनको दे सकते हो, प्रिकॉशन लिख के दे सकते हो। आप किसी को डाइट का एडवाइस कर सकते हो, अगर कोई आपका पेशेंट है उसका डाइट चार्ट चाहिए, कंपनी में किसी डाइट चार्ट चाहिए तो उसमें दे सकते हो। अगर पेशेंट ट्रेवलिंग कर रहा है उसको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसको आप दे सकते हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें उसमें क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपको प्रॉपर लेटर हेड आपका यूज़ करना है और प्रॉपर कम्युनिकेशन लिखना है। हमारी एक बुक है उसमें हमने मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्रिस्क्रिप्शन कैसा लिखते हैं वो उसके बारे में बताया हुआ है, तो आप अगर रिफ़र कर सकते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट जॉब हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी कभी कभी एक दिन का लिप्स हो जाता है, कुछ हो जाता है, जिसमें बहुत सारा उनका लोकल लेवल में सेटलमेंट हो जाता है, लोकल लेवल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ कि उनको आरएमपी ही चाहिए, उनको 1956 में रजिस्टर्ड डॉक्टर एमबीबीएस ही चाहिए, वहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ हर जगह आप दे सकते हैं। आप पेशेंट को पूछ सकते हैं कि आप एक बार आपके कंपनी का जो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपके पास आ रहा है उसका एक प्रोफार्मा बता दीजिए। अगर उसके पास प्रोफार्मा कोई नहीं है तो आप उनसे पूछ लीजिए कि आप जो आपकी कंपनी है उसमें आप जो एचआर है उनसे पता कर लीजिए कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से मैं ले रहा हूँ जहाँ मैंने ट्रीटमेंट किया था, उनका उनका आप वैलिड करेंगे या नहीं करेंगे, उनसे एक बार वो कंसल्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और आज का वीडियो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड
जो भी आपके डाउट रहेंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेरी हैं जो आप पूछना चाहते हो या कुछ टॉपिक मेडिकल लीगल रिलेटेड है जिस पे आप डिस्कशन चाहते हैं, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको हेल्प करें उसमें। थैंक यू।